करके रुकती थी गाड़ी, एकदम से झप, एकदम से यूं अंदर जाएगी और झप करके बाहर निकल के आएगी। वो वीडियो देखे हैं मैंने। धक्का मारता था, लोगों से बोलता था धक्का मार, लेकिन वो खच्चर अड़ गया तो अड़ गया। तो मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए थी। मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मैं बोलूँगा चलता बोलो चलो मालिक, दादा की छोड़ो, बाप की छोड़ो, यहाँ तो अपनी नहीं मेंटेन करने दे रही गवर्नमेंट। पुरानी हटेगी तभी तो नई आएगी ना, और नई आएगी तो फिर जीएसटी भी आएगा, जीएसटी आएगा तो फिर गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले है। क्योंकि मेरे को ये पता था कि हमारी सरकार में जो है ना अनोखे लोग हैं, तो वो किसी भी टाइम पे भाई और बहनों आज रात से पेट्रोल की गाड़ी बंद कर सकते हैं। भाई इतना टाइम तो नहीं है, मैं तो 8 घंटे सो नहीं पा रहा, मेरी नींद ही 5.5-6 घंटे होती है। तो कह रहा किस बात की है? मैं भाई डालता है तो लेता है ना, जब तू निकालेगा तो देगा। कि गाड़ी थोड़ी भी लेफ्ट या राइट हो जाए मतलब ही नहीं। नेचुरली एस्पिरेटेड मारुति की मेरे ख्याल में 600 किलो की गाड़ी है। ये तो गाड़ी उससे डबल है। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रकाश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेजेंट सर के पास एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। 2 महीने हुए हैं गाड़ी लिए हुए, 4000 किलोमीटर चला दिए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी ये चला रहे थे। वो है फोर्ड की इको स्पोर्ट। सर कितने साल चलाया उसको? पौने 9 साल। पौने 9 साल। डीजल थी, जिस वजह से उस गाड़ी को निकालना पड़ा क्योंकि दिल्ली में रहते हैं सर, ठीक है। और काफ़ी लोग इस दुख दर्द को जानते हैं कि अच्छी खासी गाड़ी बेचनी पड़ती है टाइम से पहले। अब दिक्कत क्या हुई, गाड़ी लेनी थी और फोर्ड इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी नहीं मिल रही थी। काफ़ी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली, इससे एक सेगमेंट ऊपर भी चला कर देखी। मुझे ये बता रहे थे कि 30 लाख तक का बजट मैंने स्ट्रेच कर दिया था। 30 लाख में आप कौन सी गाड़ी देख रहे थे उस टाइम पे? फाइनल कौन सी करी थी आपने लगभग? मैं हैरियर की तरफ गया था ना। हाँ, बट वो थोड़ा मेरे को जिस जगह पर मैं चलाता हूँ सिटी में, वो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगी गाड़ी। आपको साइज भी बड़ा नहीं चाहिए? हाँ, साइज भी बड़ा नहीं चाहिए था मेरे को। गुण सारे आपको इको स्पोर्ट वाले चाहिए थे। बिल्कुल। ड्राइवेबिलिटी बिल्कुल, और एफिशिएंसी और साथ के साथ प्रैक्टिकलिटी। 30 लाख तो इन्होंने नहीं खर्च करे हैं मात्र 13,10,000 रुपए, और गाड़ी लेकर आए हैं। ये देखिए आप, ये है स्कोडा की काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट है ये। इसको लगभग सिग्नेचर प्लस, हाँ सिग्नेचर से ऊपर वाला। 4000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको फोर्ड इको स्पोर्ट से कितनी मैच करते हुए दिखाई दे रही है गाड़ी? ऐसा क्या हो रहा है, इको स्पोर्ट के जो पुराने ओनर है मेरे नज़र में, उनके लिए तो एक यही ऑप्शन बच रहा है, बाकी गाड़ियाँ सेगमेंट में जो आती है उनको छोड़ दे रहे हैं। ऐसा क्यों? सर फोर्ड इको स्पोर्ट जो है ना, आप समझो कि वो घोड़ों में अरबी घोड़ा है। अच्छा। तो कुत्ता बिल्ली तो कोई भी पाल लेता है, तो जिसको अरबी घोड़े की लत लग जाए ना सर, हाँ। उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत होती है कंप्रोमाइज़ करना। मैं पिछले लगभग 2 साल से गाड़ी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था, जब से बार बार ग्रैब के चक्कर में डीजल की गाड़ियाँ बैन हो रही थी। और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और आपका फॉलोअर भी हूँ यूट्यूब पर भी, और अब तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत सारे रिव्यू देखे आपकी गाड़ियों के, बहुत सारे इनपुट भी मिले कि गाड़ी खरीदते टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर आफ्टर टेस्ट ड्राइविंग लॉट ऑफ व्हीकल्स आई फाइनलाइज दिस वन। ये और Volkswagen की टाइगुन, ये दोनों कंपटीशन में थी, या तो मैं वो लेता या ये लेता। अच्छा। बट क्योंकि ये सब 4 मीटर में थी, मेरे को थोड़ा पार्किंग इशू है, तो इसने मेरा वो बॉक्स भी टिक कर दिया। साइज भी प्लस इसमें जो बूट स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है, इको स्पोर्ट से बेटर है। अंदर जो केबिन स्पेस है वो भी इको स्पोर्ट से बेटर है पीछे की सीट में। इसकी जो परफॉर्मेंस है, पावर है, मैं जिस जगह पे चलाता हूँ वहाँ मेरी ज़्यादातर गाड़ी शाम के टाइम पे, सुबह तो छठा गियर तक लग जाता है, बट शाम को मेरी 60-70% गाड़ी चलती है पहले, दूसरे, तीसरे गियर में। उसके बावजूद 13 के आसपास की मेरे को सिटी में एवरेज दे रही है TSI इंजन। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी सिटी में इतनी ज़्यादा रनिंग थी तो आपने इसका ऑटोमेटिक कंसीडर नहीं करा? नहीं, मैं जो है ना, मैं आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल। अच्छा। मैं चाहता हूँ ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए, ड्राइवर इंजन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। मतलब कभी भी नहीं लेंगे आप? नहीं, मैं अभी आज तक तो मेरा यही है कि नहीं लूँगा मैं कभी। अब बच्चे ले लें तो फिर मैं कह नहीं सकता करके, मे भी हो सकता है नेक्स्ट व्हीकल बच्चे ही लें। अब अच्छी बात पता है क्या, इसका जो ऑटोमेटिक है वो है टॉर्क कन्वर्टर, जो कि काफ़ी अच्छा और रिलायबल माना जाता है, और कॉस्ट उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, 1 लाख रुपए का अंतर है मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर में। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड भी करना चाहूँगा। प्राइस वाइज भी मैंने इस गाड़ी को जब कंपेयर किया ना इसकी सेगमेंट की और गाड़ियों से, ठीक है, मेरे को लगा कि जिस प्राइस पे ये गाड़ी आ रही है, TSI इंजन, स्कोडा की बैजिंग, मैं बैजिंग को भी भूल जाता हूँ। TSI इंजन 1 लीटर और उसकी परफॉर्मेंस ट्राइड एंड ट्रस्टेड, वो मेरे को कोई भी नहीं दे पा रहा था। मेरे को जो सबसे नज़दीक जो इसके गाड़ी आ रही थी वो ले दे के नेक्सॉन थी, और नेक्सॉन के इंजन जो है वो रेवोट्रॉन का इंजन है, और उसमें
हैं अपने इश्यूज हैं, धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छा। हालांकि मैं आई एम बिग टाटा फैन ऑल्सो। अच्छा, मैं इन्वेस्टर भी हूँ, टाटा में मेरा बहुत इन्वेस्टमेंट है, पर गाड़ी के लिए मैं स्कोडा पे ही गया। आप बात कर रहे हैं कि आपको नेक्सॉन पसंद आ गई थी, इसके बाद कंप्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज कि इससे बेटर, क्योंकि मेरी सबसे पहली जो बॉक्स था ना वो था 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का। अच्छा, और वो पंच टाटा की गाड़ियाँ 5 स्टार, आपको पता ही है। 5 स्टार में तो महिंद्रा भी आती है। सर महिंद्रा की गाड़ी है ना, मैं कंसीडर करता नहीं। क्यों? मेरे को ऐसा लगता है महिंद्रा जरूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालती है गाड़ी को बल्कि दिखाने के लिए। अच्छा, आपने सिटी की एवरेज बताई मेरे को, 12-14 के आसपास आपको मिल रही है। 12-14 मेरे उस पर दे देती है। और अभी आप आए हैं दिल्ली से यहाँ तक, कितना एवरेज निकाला आपने? सर इसमें जो MID ने इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें MID ने दिखाया 20.4। ठीक है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि MID इसका हमेशा 0.5, 0.6 कम दिखाता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल एवरेज। अच्छा, आपने टैंक टू टैंक नापा? टैंक टू टैंक नाप, मैं जो बात कर रहा हूँ टैंक टू टैंक कर रहा हूँ। इको स्पोर्ट की एवरेज अगर आप लोगे तो कहीं पर भी वो 23-24 की तो ऐसी देती थी हाईवे पर। 100 की भी स्पीड में आप चला रहे तो 23-24 तक की निकाल देती थी। बिल्कुल। और अगर आप नीचे लेके आए हो 80 के आसपास चला रहे तो 25 के आसपास 26 तक भी चली जाती थी। तो उसमें कभी सोचा ही नहीं था कि पंजा दबाना नहीं दबाना, इसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि पंजा दबाते ही ना ये जैसे वो बेवड़े कहते हैं ना, हाँ भी पार्टी, ये कहती है हाँ भी पार्टी, अब मैं पेट्रोल पीऊंगी। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज कैसे निकालनी है, वो आपके हाथ में। इसको मैं पिछले 7-8-9 महीने से फॉलो कर रहा था कि स्कोडा की एक सब 4 मीटर SUV आने वाली है। मैं टेस्ट ड्राइव बाद में लेंगे, बुक तो कर दो, पसंद आएगी तो पैसे देंगे, नहीं आएगी तो रिफंड ले लेंगे। बिल्कुल। आई टेस्ट ड्राइव ली, मैं वाला हाँ यही है, दिस इज द वन। आपको इसका AC कैसा लग रहा है? और काफ़ी AC की शिकायतें थी, जैसे स्लाविया में थी, उसके साथ साथ टाइगून में भी थी, और स्पेशली 1 लीटर वाले इंजन के साथ थी। सर देखो, मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करो आप इको स्पोर्ट और हाँ। इसको। उसमें मैं AC चलाता था 22 डिग्री पर। अच्छा, उसमें AC सेट करने का था सिस्टम, 22 डिग्री में चलाता, 22.5 कर दो अगर उसमें, तो वो मतलब AC की जो चिलिंगनेस है ना वो खत्म हो जाती थी। कूलिंग जो है, नॉट चिलिंगनेस, कूलिंग। फिर लगता था थोड़ा सा ह्यूमिड सा हो रहा है करके। 22 पे आते ही बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करता था वो। 3-4 दिन पीछे मैं अपने ऑफिस से हाफ डे में निकला था, 35 डिग्री उस टाइम पे टेम्परेचर था जो मैंने देखा, और मेरी गाड़ी ऐसे ही खुली हुई थी ओपन में। मैं अंदर आके बैठा, बहुत गर्मी थी, मैंने देखा टेम्परेचर 36 डिग्री है। टाइम देखा मैंने, 3:16-17 हो रहे थे। मैंने वही 24.5 लगाया, ऑन किया, 3:24 तक मेरा ठंडा था। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे 1-2 महीने में, जून तक, जुलाई तक, ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा AC में? मे भी हो सकता है टेम्परेचर मेरे को कम करना पड़े, बट वो जब राइज करेगा टेम्परेचर उस टाइम पर पता चलेगा। अभी तक तो जो मैंने देखा है वो ये देखा कि बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। और अकेले का नहीं, फैमिली के साथ भी मैंने ट्रैवल किया है, उन्होंने भी बोला कि पीछे भी बहुत अच्छी कूलिंग होती है। मतलब कि काइलैक में इस कमी को इन्होंने सुधार दिया है। सुधारा है, बिल्कुल अच्छी बात है। और इसमें रैटलिंग नॉइस भी नहीं है, जो कि बार बार कुशाक वाले या टाइगून वाले कंप्लेंट करते थे और वो अपने शोरूम लेके जाते, सर्विस स्टेशन लेके जाते थे। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। 2 महीने हो गए, गाड़ी सिर्फ 2 बार शोरूम गई है। एक बार गई थी मेरी अपनी गलती की वजह से, पीछे का जो इसका बूट का जो डोर है ना, अगर चाबी आपके पास है तो खुल जाता है। आई थॉट कि यार ये तो फिर कोई भी खोल लेगा, मुझे पता नहीं था फीचर है। तो मैं ले गया, तो उन्होंने बोले ये तो फीचर है सर। अच्छा। आप चाबी दूर ले जाइए, आप खोलिए। अब मैं ले गया, तो खोला, तो मैं बोला यार सॉरी मैं गलत आ गया। एक बार ये, दूसरी बार मैं एक्सेसरीज वगैरह लगवाने के लिए ले गया था। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सर्विस पैकेज वगैरह लिए हैं? सर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला 3 साल का इसमें। अच्छा, आप 10,000 से ऊपर वाले, अंदर वाले बायर थे क्या जिसने जी बुक जी करा जी। था? अब तो वो 33 कर दी ना इन्होंने। तो मैं तो 2 बजे बुकिंग खुली थी, 2:13-14 में मैंने बुकिंग कर दी थी। 4 दिसंबर को। देखो, गाड़ी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पंची है। इसमें कोई साधारण परफ्यूम नहीं होना चाहिए, इसमें भी तगड़ा परफ्यूम होना चाहिए। ये है इन्वॉल्व का फ्लेम। इसको 2 बार मैं इस गाड़ी में स्प्रे करूँगा तो ये गाड़ी ऐसे रिफ्रेश हो जाएगी जैसे कि किसी ज़बरदस्त परफ्यूम को गाड़ी के अंदर छोड़ दिया हो, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम आते हैं इन्वॉल्व के, चाहे आपके एयर स्प्रे वाले हो, चाहे आपके जेल बेस्ड हो, और भी प्रीमियम सीरीज भी आई है नई, आप ट्राई जरूर करके देखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जेप्टो से भी आप उसको जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ये परफ्यूम काफ़ी कंसंट्रेटेड है, काफ़ी लंबा आपका चल सकता है, आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। इतनी ज़्यादा सेल्स हो रही है इस गाड़ी की, इस बार स्कोडा ने 7400 के आसपास गाड़ियाँ बेची है। मतलब इस बार जो रिपोर्ट आई है उसकी पिछले अप्रैल में करेक्ट। क्या आपको लगता है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, नीड में बैठ रही है गाड़ी? आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा गाड़ी बिकने
बिकने का रीज़न क्या है, या फिर हाइप की वजह से गाड़ी बिक रही है? हाइप ये हो गया कि प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, लेकिन आपने मार्केटिंग ऐसी कर दी कि हर बंदा पीछे भाग रहा है। सही बात है। अभी क्या है कि 9 लाख रुपए में आपकी फ्रोंक्स आती है मारुति की। हाँ हाँ। मैं जब इनके शोरूम में गया था तो फ्रोंक्स के कस्टमर, ग्रैंड विटारा के कस्टमर जो कि बेस मॉडल के थे, वो स्कोडा के शोरूम में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके प्राइस ब्रैकेट में इन्होंने 5 स्टार प्रोडक्ट लाके खड़ा कर दिया। इसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है। इंजन वो मिल रहा है जो कि वोक्सवैगन की और स्कोडा की 18 19 लाख की गाड़ियों में आता है। आपकी अच्छी खासी कंडीशन में गाड़ी थी और ज़्यादा चली भी नहीं थी, 70-80 हज़ार के आसपास चली थी। आपको मजबूरन निकालनी पड़ी, और जैसे आप दिल्ली के निवासी हैं, 15 साल के लिए आपने गाड़ी में पैसा लगाया था उस टाइम पे, और आपको निकालना पड़ा, तो उस मामले में आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये बताइए सबसे बड़ी बात। सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा 5 साल का ना RTO जो आपने लिया वो वापस करो। 15 साल का मेरे से रोड टैक्स लिया है। हाँ। तो आप 10 साल में कैसे उसको वो कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो गाड़ी को। दूसरी चीज़, आपने पोल्यूशन का नॉर्म रखा हुआ है कि गाड़ी का अगर आप पोल्यूशन नहीं करोगे तो सीधा 10,000 रुपये का चालान है। करो ना, कौन मना कर रहा है? अगर हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, गाड़ी अंडर कंट्रोल है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, आप क्यों उसको बार बार बैन करते हो और क्यों उसको 10 साल में हटाना चाहते हो? तीसरी चीज़, आपके पास क्या प्रूवन स्टडी है जो कि ये बोलती है कि डीजल की गाड़ियाँ कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन को एक लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से कि इनको हटाने की ज़रूरत है मार्केट से? जो मुझे समझ में आता है ना, वो ये समझ में आता है कि पुरानी हटेगी तभी तो नई आएगी ना, और नई आएगी तो फिर GST भी आएगा। GST आएगा तो फिर गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले है। टोल टैक्स में आग लगा रखी है सर इस टाइम पर। पूरी दुनिया में कहीं पर भी टोल टैक्स जो है वो 1% से ऊपर नहीं होता। 1% भी एट द मैक्स है, हमारे यहाँ पे 5-7% चल रहा है। एक तरीके से डबल चोट हो गई, गाड़ी बेचने का नुकसान, सस्ते में गई होगी गाड़ी। जी। कितने में निकली आपकी गाड़ी? मैंने 12 लाख की ली थी ऑन रोड, और वो निकली मेरी 3 लाख की। देखो 15 साल और चल सकती थी, ऐसी कंडीशन में थी गाड़ी। अगर अभी गवर्नमेंट कहे कि दोबारा से मतलब 15 साल आप डीजल गाड़ी चला सकते हैं, डीजल लेना चाहेंगे दोबारा? सर डीजल छोड़ो, मैं तो अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट ढूंढूंगा कहाँ है वो, कि भाई तू 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा ले ले, मेरे को वापस कर मेरी गाड़ी। ये जो TSI इंजन है जी, इसमें कहा जाता है कि 95 ऑक्टेन का ही फ्यूल भराना चाहिए जी। आप इसको फॉलो करते हैं या हमेशा फॉलो हो पाता है? अगर जब नहीं हो पाता है तो गाड़ी में क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं? सर 2 कंडीशंस। पहली कंडीशंस कि अगर मैं शहर में हूँ तो मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ 95% वाला। अगर मैं हाईवे पर हूँ जहाँ पर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन दैट केस मैं फिर नॉर्मल वाला जो फ्यूल होता है वो पर डलवा लेता हूँ। लेकिन एज सच बिहेवियर में एक आध बार में तो कोई गाड़ी के बिहेवियर में फ़र्क नहीं आता। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कंपनी रिकमेंड करती है 95% वाला फ्यूल डलवाने के लिए, तो हमको 95 ही डलवाना चाहिए। और दूसरा क्या है, मैं टॉपअप तुरंत करवाता हूँ जहाँ पे मेरे को दिख जाता है, ताकि जो नॉर्मल वाला, देखो क्या है ना कि मैं आधे टैंक में डलवा लेता हूँ। अब आधा टैंक मेरा 95 और आधा टैंक मेरा नॉर्मल फ्यूल है। अब वो 15% 20% जो भी कुछ कम हुआ है, जहाँ पे मेरे को दिखा फिर मैं टॉपअप करा लेता हूँ 95 वाला। तो वो जो नॉर्मल वाला उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। मे भी हो सकता है अगर मैं कॉन्टीन्यूसली नॉर्मल वाला डलवाऊँ तो शायद इसके आप नोटिस कर पाएँ कि क्या बिहेवियर में चेंज मैं नोटिस कर पाऊँ या कुछ इसके बिहेवियर में चेंज हो। बट एक आध बार मैंने डलवाया अभी तक एक बार है सर। ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगती है? ब्रेकिंग जबरदस्त, स्टेबिलिटी जबरदस्त। देखिए सर, स्टेबिलिटी 10 on 10 फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड स्कोडा। अच्छा। ब्रेकिंग इकोस्पोर्ट मैं दूंगा 7.5। क्यों? मैं बताता हूँ भी उसका। और इसकी जो ब्रेकिंग है वो 10 on 10 है। इसकी जो ब्रेक बाइट है ना सर, आप एक बार ले जाइए 70-80 पर, हल्का सा ब्रेक दबाइए, आपको तुरंत पता चलेगा। इको स्पोर्ट में हो सकता है मेरे वाले मॉडल में कुछ प्रॉब्लम रही हो करके, उसमें क्या होता था कि खड़ 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 करके रुकती थी गाड़ी एकदम से, ABS ऑन हो जाता होगा। हाँ, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा। और उसमें एक चीज़ मैंने और नोटिस करी थी, आप ब्रेक मार रहे हो और उसी टाइम पर किसी ऐसी जगह पर हो जिसकी वजह से कि आपकी गाड़ी के टायर का फ्रिक्शन रोड से हट गया है। अच्छा। तो वो फ्रीजा हो जाता था एकदम से, ब्रेक लगाने में दिक्कत होती थी उसमें। स्कोडा इज फार अहेड इन ब्रेकिंग एज कम्पेयर टू इको स्पोर्ट। पहले हम जिस जगह पे रहते थे, हमारे आगे से, घर के आगे से, मेन रोड से तांगा गाड़ियों में सब्जियां जाती थी,
तांगे में? तांगे में, नॉट तांगा, वो खच्चर गाड़ी में होती थी। अच्छा। तो हमने कई बार वो ऐसा देखा था कि खच्चर जो है ना वो अटक जाता था अपनी एक जगह पे कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसके बाद उसका मालिक जो है पूरा धक्का मारता था, लोगों से बोलता था धक्का मार, लेकिन वो खच्चर अड़ गया तो अड़ गया। तो मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए थी। मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मैं बोलूँगा चलता बोलो चलो मालिक। इंटीरियर की क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इसका? सर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। वो इको स्पोर्ट का भी इतना ही बचता था प्लास्टिक, इसका भी इतना ही बचता है। रेटलिंग नॉइज नहीं है। जब हाथ से मारो तो हाथ से फील करोगे तो आपको टच का पता चलेगा कि हार्ड प्लास्टिक है। ऐसा देखने में कोई वो नहीं है, एलिगेंट लगता है, बढ़िया लगता है देखने में। और दूसरी चीज़, जब मैं ड्राइव करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हाथ स्टीयरिंग पे होते हैं, तो ये इन सबको टच नहीं कर पाता, तो मेरे को फील पता ही नहीं चलता। और इनको टच करते हो आप? किनको सर? अरे सर ये सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट है। टच बटन नहीं होने चाहिए सर, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। हालांकि मैं क्योंकि सेफ ड्राइविंग में ज़्यादा यकीन करता हूँ, खास करके शहर में। और हमारे शहर में जो है ना वो लोग अचानक से ब्रेक ज़्यादा मारते हैं दिल्ली में, या लेफ्ट से राइट एकदम से आ जाते हैं। हाँ। तो मैं करता ही नहीं जब तक रेड लाइट ना आए। और बाइक वाले लेफ्ट से ही ओवरटेक करते हैं सर, कैब वाले भी, ई रिक्शा वाले भी, थ्री व्हीलर वाले भी। ई रिक्शा वालों की तो लेन है लेफ्ट वाली, आप कहीं पर भी चलो लेफ्ट में आपको नहीं चलना है, वो ई रिक्शा वालों के लिए ही है। आपने पहाड़ों में चलाई है ये गाड़ी? पहली बार चलाऊंगा सर। हाँ, अभी ये जा रहे हैं हिल्स की तरफ ही जा रहे हैं। जी जी। दिल्ली से आए थे, रुद्रपुर में हमसे मिले, अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है इनसे बातें करते हुए। लगभग हमें 2 घंटे हो गए हैं बातें करते हुए। कौन ना ले इस गाड़ी को, ये बताओ आप। फर्स्ट टाइम बायर ना ले सर। क्यों? लॉजिक क्या है? सर देखो, बायर ना 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है बायर और एक होता है इन्फॉर्म्ड बायर। ठीक है, इन्फॉर्म्ड बायर भी 2 किस्म का हो गया। एक जो कि यूज़ कर रहा है और एक वो जिसने कि पूरा इंटरनेट से और सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। जो ऑलरेडी गाड़ी यूज़ कर रहा है वो तो ले ले, वो तो मैंने पहले बोल ही दिया है करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर और इन्फॉर्म्ड बायर है, उसे पता है कि इसको मेरे को गाड़ी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, गाड़ी का मतलब क्या होता है, गाड़ी में मेरे को क्या क्या जिसे कहते हैं मेंटेनेंस वगैरह किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो जा सकता है इन्फॉर्म्ड बायर। लेकिन जो सिर्फ बायर है कि जैसे होता ना, अपन जाते हैं रिटेल शॉप में, भैया एक कोलगेट देना, टूथपेस्ट नहीं मांगते, भैया एक मारुति देना। तो डिफरेंस आपको समझ में तब आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ये कहने का मतलब जी। है। इसके परफॉर्मेंस के मजे लिए हैं आपने? ये बताओ। बहुत, इसके भी बहुत मजे लिए हैं सर, अभी भी ले ही रहे हैं। लिए सिटी में लिए या फिर हाईवे में? सिटी में तो मज़ा नहीं आता सर। इसका मज़ा यूँ नहीं आता कि जिस रोड पे मैं चलाता हूँ ना, पहला दूसरा तीसरा, जो बंदा चाहता है ना गाड़ी मैं चलाऊँ खुल के, वो नहीं कर पाते। हाईवे पे चलाया सर मैंने, यमुना एक्सप्रेस पे गया हूँ वृंदावन तक, खींच के देखी, बहुत बढ़िया खींच के देखी। मैं बस फिगर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट इतने से ऊपर थी। अच्छा। हाँ, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे ना, वहाँ पे लोग विद प्राइड अपने दादा की परदादा की गाड़ी दिखाते हैं। मेरे पास 80 साल पुरानी गाड़ी है, विंटेज कार है, और इतनी बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। हम लोगों को दादा की छोड़ो, बाप की छोड़ो, यहाँ तो अपनी नहीं मेंटेन करने दे रही। और सही बात है। अच्छा, मैं पेट्रोल लेने से पहले ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैंने ये बोलता कि अब मैं डीजल छोड़ रहा हूँ तो मेरे को गाड़ी तो वो चाहिए, क्योंकि मेरे को ये पता था कि हमारी सरकार में जो है ना अनोखे लोग हैं, तो वो किसी भी टाइम पे भाई बहन आज रात से पेट्रोल की गाड़ी बंद कर सकते हैं। तो मैं कहा क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है कि मैं CNG ले लूँ, या मैं EV ले लूँ, या मैं हाइब्रिड ले लूँ। मैंने उस साइड पे भी वो किया, रिसर्च किया। अच्छा, CNG में मेरा इशू क्या था कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच में सिर्फ एक CNG पंप पड़ता था, और उसमें किसी भी टाइम पे 20-25 गाड़ियाँ मिनिमम, सिंगल पंप था वो, 20-25 गाड़ियाँ रहती थी। तो CNG ओनर से मैंने पूछा भाई कितना टाइम लगता है एक गाड़ी में CNG भरवाने में, तो उन्होंने कहा मिनिमम जो है 5 से 7 मिनट एक गाड़ी में लगते हैं CNG डलवाने में। तो मैं बोला 20 × 140 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2 घंटा 20 मिनट। मैंने बोला भाई इतना टाइम तो नहीं है, मैं तो 8 घंटे सो नहीं पा रहा, मेरी नींद ही 5.5-6 घंटे होती है। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला था, 2 घंटे 20 मिनट में मैं कहाँ लगूंगा भाई इसमें। मैं बोला CNG ड्रॉप। फिर EV का देखा मैंने कि EV का क्या करें भाई, EV का ले सकते हैं नहीं ले सकते, बट EV समहाउ मेरे को आज की तारीख में, हो सकता है फ्यूचर EV का हो। अगर आपके पास सिंगल कार है तो वो प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। अगर आपके पास 2 कार है, डेफिनेटली यू गो फॉर EV। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अभी 20 फरवरी की बात है ये, मैं ऑफिस में था, 20 फरवरी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं ऑफिस में था, और मैं जिनको रिपोर्ट करता हूँ इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3rd सीनियर मोस्ट
इन आवर कंपनी, उनके फादर इन लोग की डेथ हो गई और हमारे बड़े मतलब फैमिली रिलेशंस भी हैं, तो जयपुर में डेथ हुई थी उनकी। मैं 1 बजे ऑफिस में बैठा हूँ, मैं 15 मिनट में निकल गया ऑफिस से, मैंने टैंक फुल कराया, 1 बजे निकला हूँ मैं, शाम को करीब 5:30 बजे के करीब मैं पहुँच गया था वहाँ। मैंने पूरा क्रीमेशन वगैरह उनका अटेंड किया और वापसी मैंने 7 बजे वहाँ से कर ली। रात को 11:30 पौने 12 बजे मैं घर लग गया। आना जाना जो था वो करीब 580 किलोमीटर के आसपास शायद। मेरे को तो लगता नहीं अभी कोई ऐसी ईवी है जो 580 की मेरे को रेंज दे दे, और जो देगी तो फिर वो महंगी इतनी होगी कि बात वहीं पड़ जाती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी हाई आरपीएम में ही अच्छा परफॉर्म करती है। अभी जैसे मैं आराम से इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, ये ऊपर वाले गियर में भी बड़ी शांति के साथ चल रही है विदाउट एनी लगिंग, और आप इसको प्यार से इसका पैडल दबाते हैं तो ये प्यार से चलती है। अगर आप जितना एग्रेसिव होंगे वैसी ये रिस्पॉन्स करती है। मतलब ये शहर के लिए भी ठीक है, ये हाईवे के लिए भी ठीक है। आपको शहर में हाईवे में दोनों चलना है तो आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके जो ये कॉकपिट का डिज़ाइन है ना, इसमें 3 डिज़ाइन है। मैं हमेशा इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ इस वाले को। इसमें 3 लेआउट आते हैं। ये आपका आरपीएम का, मैं हमेशा आरपीएम पे रखता हूँ। रीज़न बीइंग, शहर में मैं 1200 आरपीएम क्रॉस ही नहीं करता, मैं 1200 आरपीएम पे ही चलाता हूँ। अच्छा, वो भी एक बड़ा रीज़न है कि क्यों मेरे को ये अच्छी एवरेज दे देती है 12 से 14, वो भी पहले दूसरे तीसरे गियर वाले ट्रैफिक में। और एक्चुअल में मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, इस इंजन में कुछ भी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। ये इंजन इस गाड़ी के लिए बहुत परफेक्ट है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, वो बचपन में हमने चेतक चलाया था तो जैसी क्लच छोड़ो वो उछलता था। ये भी गाड़ी जैसी आप एक्सीलेटर दो उछलती सी है। ये बात मेरे कुलीग्स वगैरह नहीं बोल रही, यार ये तो फुदकती है गाड़ी। हाँ, और दबा। सस्पेंशन कैसे लगे ये सवाल तो मैं भूल गया। ये देखिए अभी राइड क्वालिटी तो मस्त लग रही है मेरे को इस ब्रेकर में, जो कि सस्पेंशन शुरू में मेरे को इशू था उसमें, जो टायरों में हवा थी ना वो ज़्यादा थी जो कंपनी से मेरे को गाड़ी मिली थी, करीब 45+ PSI की। तो महीने सवा महीने बाद जब मैंने उसमें गया पंप पे भी मैं हवा डलवाता हूँ इसमें, तो उसने बोला इसमें तो ज़्यादा हवा निकलवानी पड़ेगी आपको। तो मैं बोला निकालो भाई, पैसे कितने दोगे? अच्छा, तो मैं कह रहा किस बात की? मैं बोला भाई डालता है तो लेता है ना, अब जब तू निकालेगा तो देगा। माना ही नहीं, दिए ही नहीं पैसे उसने। हंसा भी नहीं हो? नहीं हंसा तो थी वो, कह रहा था कैसी बात कर, मैं कैसी है, सही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने पहले उससे पूछ लिया था, मैंने तू हवा निकालेगा ये क्या होगा, इसमें से टायर में से निकल के ऐसी बाहर बिखर जाएगी या तेरी मशीन में जाएगी? अच्छा, तो कहता नहीं सर मशीन में जाती है मेरी। तो मैंने तू तो पैसे कमाएगा मेरी हवा के। अच्छा, तो सर 15 चौक 60 PSI उन्होंने हवा निकाली। और नॉर्मली एक गाड़ी में कितने की आप कहते हैं हवा डालते हो? ज़्यादा 20 PSI। तो मैं 3 गाड़ी की हवा तूने निकाल ली मेरी गाड़ी में से। उसके बाद तो सस्पेंशन का जो बिहेवियर है टोटल चेंज हुआ। मैं बोला यार मैं तो सोच रहा था कुछ जरूरत से ज़्यादा ही, वो असल में ना वो ज़्यादा हवा होने के चक्कर में थोड़ा सा बम्प सा फील होता था, झटके ज़्यादा आते थे। मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, हालांकि उसकी जिसे कहते हैं ना हाइप क्रिएट करना, मुंबई एक्सप्रेस वे हाइप का बहुत बड़ी एग्जांपल है। वहाँ पर जो है ना सर 500-500 मीटर पे रिपेयरिंग पैचेस लग रहे हैं और सड़क धंस गई है। धंस गई है का मतलब जब आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही होती है ना, झप एकदम से यूं अंदर जाएगी और झप करके बाहर निकल के आएगी। वो वीडियो देखे हैं मैंने। वहाँ पे मैंने इसको चलाया था करीब 120-130 की स्पीड में। तो बस वो गड्ढे के अंदर जाना और गड्ढे के बाहर आना जो फील होता है ना, वो तो फील होता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है कि गाड़ी थोड़ी भी लेफ्ट या राइट हो जाए मतलब ही नहीं। और हाई स्पीड पे तो इसका ऐसे स्टेबल हो जाता है इसका स्टीयरिंग, मतलब 10 on 10 है हाई स्पीड पे भी और सिटी में मनूवरिंग में भी इसका स्टीयरिंग। अगर आपने बोला ना कि मेरे को सुई के धागे जितना ही लेफ्ट काटना है और आपने उतना ही घुमाया तो गाड़ी उतनी ही लेफ्ट या राइट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसकी। और सेम चीज़ इको स्पोर्ट में भी थी। अच्छा, कभी आप ट्रिप करते हैं लंबी तो बीच में रुकते हैं या चलाते जाते हैं गाड़ी? सर देखो, अगर मैं जैसे अकेला मैं अभी आया हूँ 4.5 महीने विदाउट एनी ब्रेक पहुँचा हूँ मैं 4.5 घंटे में यहाँ पर। अच्छा, लेकिन जब फैमिली होती है तो रुकना पड़ता है, तो रुकना ही पड़ता है। तो एक तरीके से सर को हम एंथुसियास्ट कह सकते हैं, ड्राइविंग एंथुसियास्ट, जिनको गाड़ियों की समझ है, गाड़ी चलाना पसंद है, तभी इन्होंने इस गाड़ी को सेलेक्ट किया है। और आगे भी कोई गाड़ी लेंगे तो इनके लिए प्रायोरिटी ये रहेगी गाड़ी चलने में अच्छी हो, पॉकेट को अलाउ करती हो और वैल्यू फॉर मनी हो जी, है ना, और सेफ हो। सेफ सबसे पहले सेफ, सबसे पहले सेफ्टी।
तो ये था इनका एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सर एक चीज़ मैं ऐड हाँ, करना चाहूँगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने फोर्ड इकोस्पोर्ट ली थी ना, हाँ। सबने मेरे को बोलता मत लो, इसकी मेंटेनेंस मार देगी, कॉस्टली होती थी ना हाँ, उसकी। एक टाइम था तब। हाँ, लेकिन मेरे को कभी भी 7-8 हज़ार रुपये से ऊपर की उसकी मेंटेनेंस नहीं आई। 10,000 किलोमीटर की सर्विस की। वो अमेरिकन थी, ये जर्मन। तो अमेरिकन में भी लोगों ने रोका, जर्मन में भी लोगों ने रोका। तो मेरे को ना राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया, गुलाब, ख्वाब, शराब, जहर, दवा, बता क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, इंतजाम क्या क्या है। तो मैंने जर्मन वालों को बोला भाई मैं आ गया, बता इंतजाम क्या क्या है, देखी जाएगी। मैंने लेनी है तो जर्मनी लेनी है। अब इस अमेरिकन के बहुत मजे लिए मैंने 9 साल। अब जर्मन के भी कम से कम 15 साल लेने का इरादा है, अगर गवर्नमेंट ने टांग नहीं अड़ाई तो। और सर मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं 2 व्हीलर चलाता था तब भी मेरे पास वेस्पा सेलेक्ट 2 होता था। उस जमाने में जब सर्विस स्टेशन में जाता था ना, तो लोग ये कंप्लेंट करते थे भाई साहब ये 30 से ऊपर की एवरेज नहीं देता, 35 से ऊपर की एवरेज नहीं देता। और मैं अपने सर्विस स्टेशन पे आके बोलता था भाई साहब ये 65 की एवरेज दे रहा है, इंजन तो खराब नहीं होगा इसका, इतनी एवरेज निकाल रहा है। तो इसका इंजन तो कह रहा भाई साहब लोग रो रहे हैं कि कम दे रहा है, आप उल्टी कंप्लेंट कर रहे हो। तो अभी भी जब मैं गया था इसकी एक्सेसरीज वगैरह लगवाने के लिए शो इनके सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने मेरे से वैसे ही पूछा भाई साहब एवरेज वगैरह नई गाड़ी आई है क्या दे रही है आपको एवरेज। तो मैंने भाई साहब मेरे को, मैं बाहर गया था तो 21 के आसपास दी थी इसने हाईवे पे, और शहर में जो है ऐसी दी थी 12-13-14, 12-13-14। सर इग्निस है वो 14 की एवरेज दे रही है, 1200 सीसी की नेचुरली एस्पिरेटेड मारुति की, मेरे ख्याल में 600 किलो की गाड़ी है। ये तो गाड़ी उससे डबल है। 600 किलो की गाड़ी दे रही है, 14 की एवरेज, और मेरी 1200 किलो की गाड़ी दे रही है। 600 से ज्यादा है वो थोड़ी। 700 लगा लो, ये कुछ भी नहीं, कम से कम 500 किलो भारी होगी उससे गाड़ी। देखो कितना लंबा वीडियो हो गया है मजाक मजाक में, और बातें सारी हमको समझ में आई इनकी, ये क्या चाहते थे, क्या इनको मिल गया, और आपको भी समझ में आएगी। अगर आप लेना चाहते हैं, जो इस गाड़ी को देख रहे हैं, तो उनको काफ़ी सारे इनपुट मिले होंगे इस वीडियो से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। मेरी रिक्वेस्ट, फोर्ड चली गई, स्कोडा और फोक्सवैगन को मत जाने दो। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, लो इन प्रोडक्ट को। आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल घोड़े में और एक अरबी घोड़े में। और मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कारें बनाए। लोगों की जान बहुत कीमती है। एक आदमी किसी परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है, पूरी दुनिया उजड़ जाती है एक आदमी को, अगर चाहे वो हैंडीकैप हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। तो इसलिए गाड़ी ऐसी बनाओ कि जो खरीद रहा है वो उसमें किसी ऐसे अनइवेंटफुल इवेंट में सरवाइव कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और हाँ सर, जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जब आपकी गाड़ी 10,000 15,000 किलोमीटर की जब आपकी सर्विस हो जाएगी जी, तब आपसे एक बार मुझे और मिलना है। डेफिनेटली सर, है ना सर? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, अपने Pleasure, sir. क्लियर इनपुट देने के लिए हमारे दर्शकों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। भारत माता की जय।